मेरा इरादा था कि अगर इस बार नहीं नाम आता है तो मैं अगली बार आऊँगा। मुझसे इंटरव्यू में भी पूछा गया था बीपीएससी के कि अगर आपका इस बार मैं चयन नहीं करूँगा तो आप क्या करेंगे? आप एमटेक किए हुए हैं, आप इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे? तो मैंने उन्हें बताया था कि सर मैं बेहतर तैयारी के साथ मैं अगली बार फिर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव इंडिया। मैं हूं आफ्ताब आलम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं बेहद ख़ास मेहमान, डीएसपी आदिल बिलाल साहब कहा जाए या फिर आदिल बिलाल साहब कहा जाए। और चूँकि सबसे पहले आप डीएसपी के पद के लिए चयनित हुए हैं, तो सबसे पहले मुबारकबाद हमारे चैनल की ओर से। शुक्रिया। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बिहार लोक सेवा आयोग के 64वीं परिणाम में आदिल बिलाल साहब ने 22वां रैंक प्राप्त करके डीएसपी पद के लिए चयनित हुए हैं। तो बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे होंगे आपके पास, बहुत सारे बधाइयों का तांता लगा होगा जी। कैसा महसूस कर रहे हैं अभी आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और इतना अच्छा महसूस कर रहे हैं कि इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ये ऐसा लग रहा है कि एक ड्रीम मेरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर चूँकि आप डीएसपी पद के लिए चयनित हुए हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि डीएसपी पद के लिए आपका ये सपना जो होता है एक तामीर जी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और क्यों आप डीएसपी ही क्यों बनना चाहते हैं? ये शुरू से मेरे वालिदैन, मेरे पापा एक इंस्पायर किए हमेशा कि आप डीएसपी बनिए और लाल बत्ती से चलना है, वर्दी में देखना है। तो एक हमेशा से जज्बा बना रहा। इससे पहले मेरी दादी अम्मी बिल्कुल जब मैं छोटा था तब से वो बोलती थी कि नहीं, बाबू को वर्दी में देखना है, डीएसपी बनना है, लाल बत्ती गाड़ी आएगा। और मेरी मम्मी भी बोलती थी कि डॉक्टर, इंजीनियर सब बेटा बेटी बन गए हैं, लेकिन अब एक एडमिनिस्ट्रेशन में या पुलिस में होना ज़रूरी है। तो हमेशा से एक इंस्पिरेशन मिलता रहा। साथ में मेरे भाई बहनों का इसमें हमेशा सपोर्ट रहा, प्यार रहा, तो इस मुकाम तक आज पहुँच पाए हैं। क्योंकि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, तैयारी करने के दौरान कहा जाए तो काफ़ी कॉन्शियस रहना पड़ता है, क्योंकि अधिक से अधिक टाइम देना पड़ता है। तो इन सब के दौरान आप अपने पढ़ाई में कितना टाइम देते थे और अपने गोल को कैसे अचीव कर पाए हैं, जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कर पाएँ? इसमें मैं दर्शकों के लिए और एस्पिरेंट्स के लिए यही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई जो कहते हैं कि आप इतने घंटे पढ़िए, इतने घंटे पढ़िए, वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप जितने देर पढ़ रहे हैं वो इफ़ेक्टिव स्टडी हो। मतलब उस टाइम में आपको बाकी चीज़ों से बिल्कुल आप हट कर रहें और कांस्टेंट स्टडी हो कि आप हर दिन उतना, कम से कम उतना टाइम निकालें। अगर आप दिन भर का 2 घंटा भी निकाल रहे हैं लेकिन वो आप रोज़ निकालना बिना मिस किए, तो आप कर सकते हैं। लेकिन दिन भर के 2 घंटा टाइम में बेईमानी के साथ नहीं जी, और आपको वो समझ के और एक इफ़ेक्टिव स्टडी करना होगा और स्मार्ट स्टडी ज़रूरी है। लेकिन लोगों के अंदर, आप चूँकि आप दरभंगा से हैं, ये भी मिथ है कि दरभंगा से बाहर निकलना पड़ता है अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या हायर क्वालिफिकेशन के लिए, तो आपको दरभंगा से बाहर निकलना पड़ेगा। इस बात को आप कैसे देखते हैं? इसमें कुछ हद तक सच्चाई है कि निकलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है थोड़ा। ह्यूमन रिसोर्सेज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है और यहीं दरभंगा के कई छात्र हमेशा हर साल मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन कुछ और रिसोर्सेज की थोड़ा कमी हो जाती है। मेरा भी ग्रेजुएशन जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली से हुआ है, बीटेक किया है मैंने, और उसके बाद एमटेक बीआईटी मेसरा से किया है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। तो मुझे भी पढ़ने के लिए बाहर निकलना पड़ा और मेरा चूँकि मैथ्स ऑप्शनल था, तो इसमें दिल्ली में कोचिंग है आईएमएस वेंकन्ना सर का, तो उनका भी काफ़ी अहम योगदान रहा। लेकिन उसके बाद मैं वापस दरभंगा में आकर यहाँ पे भी कई गुरुजन थे जिनका मुझे हमेशा सपोर्ट रहा, वो लोग गाइड करते रहे। तो यहाँ पे भी अब वो रिसोर्सेज अवेलेबल है जो लोग बाहर जाकर खोजते हैं, और मुझे यहाँ पे भी बहुत कुछ मिला है। तो लगता है कि दरभंगा में भी रह कर के बिल्कुल क्वालिफाई कर सकते हैं। दरभंगा में रहकर बच्चे क्वालिफाई कर सकते हैं और अब कर भी रहे हैं। इस मेरिट लिस्ट में कई नाम ऐसे हैं जो अपने मतलब बिहार में अपने अपने गांव में रहकर किए हैं, और ये पॉसिबल है। बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन इस समय ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे कि अगर मान लिया जाए, अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, आप एक इंजीनियर भी हैं, तो कुछ लोग इंजीनियर की तरफ जाने के बाद वो अपने आप को इंजीनियर के प्रोफेशन में ही ढालना चाहते हैं।
वो फिर इधर आना नहीं चाहते हैं, फिर वैसे बच्चों के लिए आप क्या कहते हैं? मुझे लगता है कि अगर आप समाज में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप किसी भी स्तर पे रह के कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, चाहे वो आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या आप एक मामूली कोई काम कर रहे हैं, लेकिन आप कंट्रीब्यूट करना चाहें तो अपने स्तर से कहीं भी कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज में ये फ़ायदा है कि आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है कंट्रीब्यूट करने के लिए। आप लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में आप मदद करते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक लार्जर डोमेन होता है जिसमें आप काम कर सकते हैं और मैक्सिमम लोगों का फ़ायदा मिलेगा इसमें होता है। कई ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका जी। ये सपना होता है कि मैं भी डीएसपी बनूं, मैं भी ऑफिसर बनूं, जी। लेकिन आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं होती है और वो सपना वो कहीं ना कहीं कमज़ोर करने लगते हैं। वैसे बच्चों के लिए क्या आप बता सकते हैं कि नहीं, आप अगर फिनेंशियल कमज़ोर भी हैं तो आप अपने सपना को पूरा कर सकते हैं? जी, बिल्कुल। ये सिविल सर्विसेज इसका जो स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन है ये इतना अच्छा है कि अगर आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है तो भी आप तैयारी कर सकते हैं और कम्पीट कर सकते हैं। आप इस मेरिट लिस्ट में भी और पिछले कई मेरिट लिस्ट में आप देख सकते हैं कि कई ऐसे मेधावी छात्र आते हैं जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर होता है, क्योंकि इसमें आप पीटी सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, ये मेरा भी मानना है। और सेल्फ स्टडी का कोई फ़ीस नहीं होता है, आप ख़ुद से पढ़ सकते हैं, आप ख़ुद से क्रैक कर सकते हैं। आपको एक दिशा निर्देश की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हमारे पास कई ऐसे टीचर्स हैं जो हमेशा कंट्रीब्यूट करने के लिए रेडी रहते हैं सेल्फलेस होकर। आपके दरभंगा में भी ऐसे कई टीचर्स हैं जो आपको हमेशा तैयार रहते हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। तो उन छात्रों के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है तैयारी करने के लिए, बस एक दृढ़ निश्चय और नेक इरादा चाहिए। बेहतर तैयारी कैसे कर सकते हैं? अगर मान लीजिए हम चाहते हैं कि सिविल सर्विसेज में जाएं जी। और शुरू से ही हम तैयारी करें, क्या उसका माध्यम होना चाहिए? क्योंकि डिफरेंट बुक है, जी। डिफरेंट कंटेंट है हमारे पास, बच्चे उलझ जाते हैं किस बुक को पढ़ें, कौन से राइटर के बुक को टच करें। उसमें आप क्या बच्चों को बताएंगे जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, जो सही ट्रैक पे जाएं? क्योंकि ज़्यादा अगर नोट्स वगैरह हमारे पास आते हैं, ज़्यादा राइटर के बुक आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड डाइवर्ट होने लगता है, फिर माइंड कंफ्यूज करने लगता है कि हम किसको पढ़ें। तो आप चूँकि आप क्वालिफाइड हैं तो आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को, जो भी देख रहे हैं, जो भी जिनका भी सपना है, तो उनको आप कैसे बताएंगे कि आपका सही तरीका क्या हो सकता है? इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने सिलेबस को पहले समझें कि क्या सिलेबस है, और रिसेंट ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करना ज़रूरी है कि कहाँ से पूछा गया है, कहाँ से पूछा जा सकता है, वो आपको खुद समझ में आने लगेगा। और उसके बाद आपको ये देखना है कि क्या मुझे पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। लोग थोड़ा वक्त बर्बाद कर देते हैं जो नहीं पढ़ना चाहिए उसे भी पढ़कर। तो स्मार्ट स्टडी का, जैसे मैंने अभी पहले ही बताया था, स्मार्ट स्टडी ज़रूरी है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है वो भी जानना ज़रूरी है। और उसके अलावा मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको स्मार्ट स्टडी करना होगा। जी। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं उनके वालिद साहब, और उनकी वालदा भी मौजूद हैं, उनके सिस्टर भी मौजूद हैं हमारे साथ यहाँ पर। चूँकि हम आपसे ही जानेंगे, और MLSM कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं, प्रोफेसर शौकत अंसारी साहब, आप भी परिचित होंगे अच्छी तरीके से, चूँकि आप भी प्रोफेसर रहे हैं और आप भी गाइडेंस करते रहे हैं, तो आप लगातार, आप लोगों को बधाइयों का फ़ोन आता होगा, फ़ोन कॉल्स आते होंगे, अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, और मुझे फ़ख्र है कि बेटा ने मेहनत किया और कामयाबी हासिल किया। और इससे ज़्यादा मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह का कि अल्लाह ने मुझे इस मौके से नवाजा। दूसरे गार्जियन को आप क्या बताना चाहेंगे? जैसे जिस तरीके से आप अपने बच्चों को गाइड किए हैं, आपके बच्चे आप हमारे जो दूसरे गार्जियंस हैं उनको हमेशा बच्चों को अच्छी तरबियत देनी चाहिए, दीन की जानकारी भी देनी चाहिए और दुनिया को भी संवारने का तरीका बताना चाहिए, और दोनों में बैलेंस होना चाहिए। ये हम गार्जियंस को कहेंगे। और हमेशा अच्छी तरबियत दें और बच्चों को मोटिवेट करें, बच्चों की हिम्मत अफजाई करें कि वो आगे बढ़े, और आगे बढ़ने में हर तरह से उसका साथ दें। और हमारे साथ अभी उनके सिस्टर भी मौजूद हैं, चूँकि ये भी एक डॉक्टर हैं, और भाई तो अब DSP बन ही चुके हैं, तो सबसे पहले आपको भी बधाई। लगातार आपके पास भी फ़ोन कॉल्स आते होंगे, इस समय आप कैसा महसूस कर रहे हैं आप? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, भाईजान को बहुत बहुत मुबारकबाद, हम सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद।
मुझे बहुत अच्छा और बहुत खुशी महसूस हो रही है, बहुत प्राउड मोमेंट है हम सब के लिए। और अल्लाह ऐसे ही ये खुशी को बनाए रखें और आगे भी इन्हें ढेर सारी कामयाबी मिलती रहे। चलिए आप भी कुछ हमारे दर्शकों को अगर कहें। बस मेरा एक सप्ताह था शुरू से, जब से लोग थोड़ा सा हमारे और हमेशा ये कामयाब होते रहे। 10वीं क्लास में भी अच्छा नंबर आया। बस एक था कि तुम कर सकते हो तो लगे रहो, मोटिवेट करते हाँ, रहें बस कंटिन्यू। लगे रहो, खाएं नहीं खाएं, सोएं नहीं सोएं, लेकिन कभी लोग बाहर भी रहे तो अपनी मजबूरी नहीं बताया। खैर ये पॉजिटिव चीज़ है, ये पॉजिटिव चीज़ है। कभी भी अपने बच्चों को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। अगर बच्चा कुछ थोड़ा सा गलत ट्रैक पे भी जा रहा है तो आप हमेशा मोटिवेट करें, क्योंकि ज़्यादा अगर इंस्पिरेशन कहीं से मिलती है तो वो माता पिता से मिलती है। अगर माता पिता अगर अपने बच्चों को डीमोटिवेट कर दे तो जाहिर सी बात है बच्चा कमज़ोर हो जाता है। तो खैर आप लोगों का भी साथ बना रहा। बस आखिर में अरमान हम था कि डॉक्टर इंजीनियर सब बनाया, घर में प्रोफेसर भी है, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में मेरे घर में कोई नहीं है। अगर कर सकते हो तो तुम ही कर सकते हो। सायरन वाली गाड़ी भी हाँ, चाहिए थी। माशाअल्लाह इस कम उम्र में इन लोगों ने इतना बड़ा तोहफा हम लोगों को दे दिया। चलिए वाकई में आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इसका अल्लाह का शुक्र है। और लगता है कि मेरे समाज, मेरे गांव, मेरे देहात सब लोग खुश होंगे। सब लोग खुश हैं, सब लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, सब लोग खुश हैं। और इसको भी अल्लाह सलाहियत दे कि सबकी मदद करे और अपना दिल दिमाग को सही रख करके कौम की खिदमत करे। चलिए आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे जी। आदिल बिलाल साहब, चूँकि सफलता है जाहिर सी बात है, मैं इसमें आपकी इस सफलता के पीछे, सफलता की जो कुंजी कहा जाए, तो उन सब के पीछे कौन कौन लोग रहे, कौन कौन लोग शामिल रहे? सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया कि उनके दुआ के बिना, उनके बिना ऐसा कुछ नहीं हो सकता था, उनकी मदद के बिना। और उसके बाद अगर मैं नाम लूँगा तो मेरी दादी अम्मी जो मरहुमा हैं, उनका इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। जब मेरे फादर यहाँ पे कुछ दिन नहीं थे, जॉब के लिए बाहर थे, तो तब उन्होंने हमें संभाला और पाला पोसा और पूरी तरह से गाइड किया कि आपको कैसे बढ़ना है, गलत रास्ते पे नहीं चलने दिया। उसके बाद मेरे वालिदैन का नाम आता है, जिन्होंने हमेशा से सपोर्ट किया है। और कई लोग सवाल भी उठाते थे कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, आप एमटेक के बाद क्यों नहीं जॉब कर रहे हैं। लेकिन हमें अपने गार्जियंस के, अपने पेरेंट्स की तरफ से हमेशा सपोर्ट बना रहा कि नहीं, आप तैयारी करिए, आपको ऑफिसर ही बनना है, आपको इधर और कोई जॉब नहीं करना है। और मेरे भाई बहनों का सपोर्ट हमेशा मिला, उनका प्यार मिला, हमेशा इनकरेजमेंट मिला, वो हमारे साथ हमेशा खड़े रहे। मेरे दोस्तों का भी इसमें रोल रहा है। और अगर मैं टीचर्स की बात कहूँ तो इसमें दिल्ली में, पटना में और दरभंगा में कई टीचर्स का मुझे सपोर्ट मिला हर स्टेज पे। अगर पीटी की बात करूँ तो मैं सेल्फ़ स्टडी किया पीटी में ज़्यादातर, और मेंस में मुझे पटना हज भवन में राशिद सर का अच्छा गाइडेंस मिला है। वहाँ पे एक वो गार्जियन की तरह हज भवन में रहे और वहाँ पे सीनियर जूनियर का एक कोऑर्डिनेशन बना रहा, जिससे सीनियर से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जैसे सीनियर्स में सरवर भाई थे, कहकशां मैम थी, इकबाल भाई, मिनहाज भाई थे, और ये मेंस के टाइम। और उस दौरान भी यहाँ पे लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान के पूर्णेंदु सर हैं, गोल एकेडमी, गोल ट्यूटोरियल दरभंगा में, उसमें वजाहत वलीउल्लाह सर हैं। इन लोग का हमेशा से सपोर्ट रहा। इंटरव्यू के दौरान वजाहत सर ने भी मुझे बहुत हेल्प किया। विकास आचार्य सर हैं, उनका हेल्प मिला। पूर्णेंदु सर हैं लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान के, उनका भी हेल्प मिला। विज़न सिविल सेवा संस्थान दरभंगा में, उनका भी हेल्प मिला। और इंटरव्यू में सबसे बड़ा रोल रहा है तो शफ़ी हाउस पटना में, जहाँ पे एक सेल्फलेस खिदमत किया जाता है सब लोगों के लिए। वो हर कम्युनिटी के लोग, गरीब अमीर, सब वहाँ पे पहुँचते हैं और सब के लिए सेल्फलेस तौर पर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया जाता है कि ह्यूमैनिटी के बेसिस पे एक एक इंसानियत वहाँ पे डेवलप किया जाता है, जो आपके इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट होता है। तो मैं इसमें सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार इंटरव्यू के लिए सरवर हुसैन सर का हूँ, जो पटना में शफ़ी हाउस में हैं। ये आखिर में आप हमारे दर्शकों को, या जो भी इस लाइन में आ रहे हैं, जी। सिविल सर्विसेज के लाइन में, उन सबको क्या संदेश देना चाहेंगे? उन सबको मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि सिविल सर्विसेज की तैयारी में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन आपका जो वक्त लग रहा है, आप बीच में घबराने लगते हैं, तो पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
क्योंकि रिज़ल्ट जो भी आप पढ़ें कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से आएगा ही। अगर आपका इन केस रिज़ल्ट नहीं आता है तो सिविल सर्विसेज की तैयारी के बाद आप एक एज ए ह्यूमन बहुत ज़्यादा आपके अंदर बदलाव आता है, आपको चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलता है और चीज़ों को देखने का एक नज़रिया बदलता है और आप एक बिल्कुल चेंज्ड ह्यूमन होते हैं। आपके अंदर बहुत तरह की स्किल्स होती हैं और लेकिन कहीं ना कहीं ये पे करता है। अगर आपका सिविल सर्विसेज में नहीं हो रहा है तो आपका जब तक लास्ट अटेम्प्ट नहीं उसका हो जाता है तब तक आपको ये तैयारी नहीं छोड़ना चाहिए। कितने सालों तक आप लगे हैं? जी अभी अल्लाह का करम है कि मुझे ज़्यादा साल अभी नहीं हुआ है, मेरा ये दूसरा साल है तैयारी का, तीसरा साल इनफैक्ट शुरू हुआ है। लेकिन आप जब तक फ़ाइनल अटेम्प्ट नहीं होता है, मेरा इरादा था कि अगर इस बार नहीं नाम आता है तो मैं अगली बार आऊँगा। मुझसे इंटरव्यू में भी पूछा गया था बीपीएससी के कि अगर आपका इस बार मैं चयन नहीं करूँगा तो आप क्या करेंगे, आप एमटेक किए हुए आप इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे? तो मैंने उन्हें बताया था कि सर मैं बेहतर तैयारी के साथ मैं अगली बार फिर आपके सामने प्रस्तुत दूँगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात। इंटरव्यू था। फर्स्ट ये मेरा इंटरव्यू। पहला इंटरव्यू था। चलिए ये खैर वाकई में बहुत ही खुशी की बात है कि आप पहले इंटरव्यू में ही कामयाबी हासिल किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। हम फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।